स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल ऑल टाइप कंटेंट में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ज्ञानवर्धक है। और सच कहूं तो बहुत जरूरी भी। इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो के साथ जानकारी और गहरी होती जाएगी। बिल्कुल। और आज का जो हमारा ये गहरा विश्लेषण है ना, ये सीधे तौर पर भारतीय कृषि यानी इंडियन एग्रीकल्चर से जुड़ा है। राइट। और हमारा मकसद सिर्फ कुछ फैक्ट्स या किताबी बातें पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन ये समझना है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी जिस व्यवस्था पर निर्भर है वो असल में ग्राउंड लेवल पर काम कैसे करती है। एग्जैक्टली मतलब जब भी कृषि शब्द आता है तो दिमाग में एक किसान, थोड़ी मिट्टी और शायद एक ट्रैक्टर की तस्वीर आती है। हाँ, एक बहुत ही बेसिक सी इमेज। पर असल में अगर हम इस आंकड़े पर ध्यान दें कि 50% से ज्यादा जनसंख्या इस पर निर्भर है, तो ये सिर्फ खेती नहीं है, ये एक विशाल आर्थिक इंजन है। इसे देश की रीढ़ कहा जाता है। सही कहा आपने। और ये रीढ़ सिर्फ अनाज उगाने तक सीमित नहीं है। तो और क्या शामिल है इसमें? इसमें पशुपालन है, एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स तैयार करने का सबसे बड़ा सोर्स है। हाँ, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कपास या शुगर मिल्स के लिए गन्ना। एकदम सही। लेकिन इस आर्थिक इंजन का जो स्वरूप है ना, वो 4 मुख्य बातों पर टिका है। ओके, कौन कौन सी? पहला, मॉनसून पर भारी निर्भरता। दूसरा, छोटे और सीमांत किसानों के छोटे खेत। तीसरा, श्रम प्रधान कृषि, मतलब मशीनों से ज्यादा मानव श्रम। और चौथा, फसल विविधता। वेट, मुझे इस तीसरे और पहले पॉइंट पर आने दीजिए। हाँ, बताइए। अगर 50% आबादी इस आर्थिक इंजन में लगी है, तो आज भी हमारी खेती मशीनों के बजाय मानव श्रम और सबसे बड़ी बात, बारिश पर इतनी ज्यादा निर्भर क्यों है? ये बहुत लाजमी सवाल है। मतलब सोचकर देखिए, ये तो एक ऐसी विशाल फैक्ट्री की तरह है जिसकी कोई छत ही नहीं है। अरे वाह, ये बिना छत की फैक्ट्री वाली एनालॉजी बहुत सटीक है ना? एक ऐसी मेगा इंडस्ट्री जो पूरी तरह से आसमान में बादलों के मूड पर चलती है। हम टेक और एआई के जमाने में हैं, पर कृषि का स्ट्रक्चर इतना पुराना क्यों है? तो इसका जवाब उन्हीं 4 पॉइंट्स के कनेक्शन में छुपा है। सबसे बड़ी वजह है छोटे खेत, लैंड फ्रैगमेंटेशन। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बढ़ती चली आई है। आज एक आम किसान के पास 1 या 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन बची है। अब आप ही सोचिए, क्या 1 या 2 एकड़ जमीन वाला किसान 20 लाख का ट्रैक्टर अफोर्ड कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो ये इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। उस छोटी जमीन पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं पाता। इसलिए मजबूरी में खेती श्रम प्रधान हो जाती है। तो अब किसान को खुद की और अपने परिवार की फिजिकल मेहनत लगानी पड़ती है। सही पकड़ा। और यहीं से बारिश पर निर्भरता भी जुड़ती है। जब किसान के पास कैपिटल ही नहीं है, तो वो डीप ट्यूबवेल्स या महंगे इरिगेशन सिस्टम्स कैसे लगाएगा? वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो नतीजा क्या निकला? वह आसमान की तरफ देखने पर मजबूर है। पूरा का पूरा कैलेंडर मॉनसून के आने और जाने की रिदम पर सेट हो गया है। और मुझे लगता है यहीं से कृषि ऋतुओं का जन्म होता है, राइट? बिल्कुल। क्योंकि हमारी फैक्ट्री बादलों के रहमो करम पर है, तो नेचर ने एक बेहद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सेट कर दिया है। एकदम स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह, जिसे हम कृषि ऋतुएं कहते हैं। और इसको याद रखने की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल कीजिए। ये ट्रिक है खराजा, यानी खरीफ, राबी और जैद। खरज। ये काफी आसान तरीका है याद रखने का। खरीफ, राबी, जैद। तो इस खराजा के साइकिल को थोड़ा खोलकर बताते हैं। हाँ, क्योंकि मैं इसके पीछे का लॉजिक समझना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले आती है खरीफ फसल, जिसे वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं। इसकी बुआई होती है जून जुलाई में। सही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जून जुलाई ही क्यों? क्योंकि जून वो समय है जब साउथ वेस्ट मॉनसून हमारे देश में दस्तक देता है। ओ, तो नेचर का टाइमिंग एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल। खरीफ में जो फसलें उगती हैं जैसे धान यानी चावल, मक्का और कपास, ये हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं। इन्हें सीधे तौर पर पानी की एक बड़ी मात्रा चाहिए होती है। राइट। धान के खेत तो वैसे भी पानी से लबालब भरे होने चाहिए। हाँ, ताकि खरपतवार या वीड ग्रोथ ना हो। अब इतना पानी आर्टिफिशियल इरिगेशन से देना लगभग नामुमकिन है छोटे स्केल पर। इसलिए जैसे ही बारिश होती है, बोवाई शुरू हो जाती है। और फिर सितंबर अक्टूबर में जब वर्षा रुकती है और धूप खिलती है, तब इनकी कटाई होती है। सही।
फिर आती है राबी फसल। जो कि शीत ऋतु यानी सर्दियों की फसल है। इसकी बोवाई अक्टूबर-नवंबर में होती है। लेकिन यहाँ एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर बारिश सितंबर में चली गई तो अक्टूबर-नवंबर में बोई गई इन फसलों को, जैसे गेहूं, जौ या चना, इनको पानी कहाँ से मिलता है? यहाँ मिट्टी की नमी का लॉजिक काम करता है। मॉनसून जाने के बाद जमीन के अंदर मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। अच्छा, रेजिडुअल मॉइस्चर। हाँ, राबी फसलों के बीज उसी नमी का इस्तेमाल करके जर्मिनेट होते हैं। गेहूं को शुरुआत में ठंड चाहिए होती है और फिर मार्च अप्रैल की तेज धूप उसके दाने को पकाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भी तो रोल होता है सर्दियों में। बिल्कुल, वो जो हल्की सर्दियों की बारिश होती है वो इन रबी फसलों के लिए अमृत जैसी होती है। तो खरीफ पूरी तरह से डायरेक्ट बारिश का खेल है यस, और रबी बारिश के बचे हुए बैंक बैलेंस पर चलता है। एकदम सटीक एनालॉजी है। और इन दोनों के बीच आता है ज़ैद फसल, जो मार्च अप्रैल से जून के बीच होती है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों का मौसम। राइट। खेत खाली हैं, गर्मी चरम पर है, इसमें उगाते हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी। ये लॉजिक कितना क्लियर है। कैसे? गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नेचर ठीक उसी वक्त ऐसे फल उगाती है जिनमें वाटर कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। ये नेचर का अपना सप्लाई डिमांड इकोनॉमिक्स है ना? बिल्कुल। लेकिन अब जब हमने ये फसलों का कैलेंडर समझ लिया तो अब देखते हैं कि ये फसलें उगी कहाँ जा रही हैं। हाँ, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इनको दो हिस्सों में बांटा गया है, एक खाने के लिए खाद्यान्न फसलें और दूसरा व्यापार के लिए नकदी फसलें या कैश क्रॉप्स। तो पहले खाद्यान्न फसलों यानी फूड क्रॉप्स की बात करते हैं। इसमें मुख्य है धान और गेहूं। राइट। और धान के उत्पादन में वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब आगे हैं। और गेहूं में यूपी और पंजाब का दबदबा है। वेट, यहां मुझे एक बहुत बड़ा अनोमली दिख रहा है। यूपी और पंजाब दोनों गेहूं और धान दोनों में टॉप पर हैं। हाँ, डेटा तो यही कहता है। गेहूं समझ आता है, लेकिन धान, चावल एक ऐसी फसल है जिसे खड़ा पानी चाहिए। हमने अभी बात की। सही बात है। पंजाब तो एक सेमी एरिड जोन है, वहां नेचुरली इतनी बारिश होती नहीं है। तो एक ऐसी जगह जहां नेचुरल पानी कम है, वो देश का सबसे बड़ा चावल उत्पादक कैसे बन गया? ये बहुत ही शार्प ऑब्जर्वेशन है और इसका जवाब नेचर में नहीं, हमारे इतिहास में छिपा है। आप हरित क्रांति की बात कर रही हैं? बिल्कुल, ग्रीन रेवोल्यूशन। पंजाब और हरियाणा में धान का उत्पादन नेचुरली पॉसिबल नहीं था। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसी का नतीजा था। तो नकदी फसलों पर जाने से पहले इस हरित क्रांति को थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि इसकी कहानी बाहर से तो बहुत हीरोइक लगती है। हीरोइक इसलिए क्योंकि उस वक्त देश के सामने संकट ही वैसा था। 1960s के दशक की बात है। हमारे पास खाने को अनाज नहीं था। एक टर्म यूज होता था, शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, यानी अमेरिका से अनाज के जहाज आते थे और वहां से सीधे लोगों के पेट में जाते थे। राइट। हम जियोपॉलिटिक्स के आगे पूरी तरह बेबस थे। देश में अकाल मंडरा रहा था, आबादी बढ़ रही थी और ट्रेडिशनल खेती उसे फीड नहीं कर पा रही थी। तो तब एमएस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग ने एक क्रांति की शुरुआत की। बोरलॉग ग्लोबल लेवल पर और स्वामीनाथन जी भारत में। उन्होंने हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी HYV बीज पेश किए, उन्नत किस्म के बीज। लेकिन इन HYV बीजों में ऐसा क्या अलग था? बीज तो किसान पहले भी बो ही रहे थे। इनका साइंटिफिक मैकेनिज्म क्या था? देखिए, जो ट्रेडिशनल भारतीय गेहूं था, उसका पौधा लंबा और पतला होता था। अच्छा। जब उसमें थोड़ा भी ज्यादा खाद या पानी डालते थे तो वह अपने ही वजन से गिर जाता था। ओ, एनर्जी लंबा होने में चली जाती थी। एग्जैक्टली। बोरलॉग ने ड्वार्फ या बोनी किस्म के बीज विकसित किए। इनका तना छोटा और मजबूत होता था। तो जब इन्हें केमिकल फर्टिलाइजर और बेहिसाब पानी दिया गया तो इन्होंने एनर्जी ग्रेन्स यानी दाने बनाने में लगाई, न कि लंबा होने में। सही। इस ड्वार्फ जेनेटिक्स ने रासायनिक खाद और गारंटीड सिंचाई के साथ मिलकर प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया, और इसीलिए सरकार ने यह एक्सपेरिमेंट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में किया। क्योंकि वहां पहले से नहरें थीं और ग्राउंड वाटर निकालना आसान था। सरकार को इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए थे। और उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्री की, ट्यूबवेल्स लगवाएं और FCI के जरिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पर सारा अनाज खरीदने की गारंटी दी। यही वो पॉलिसी थी जिसने किसानों को ट्रेडिशनल फसलें छोड़कर सिर्फ गेहूं और धान उगाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहता हूँ। हरित क्रांति ने हमें आत्मनिर्भर तो बना दिया, लेकिन इसने एक बहुत भारी कीमत वसूली है। आप इकोलॉजिकल डैमेज की बात कर रहे हैं? हाँ, रासायनिक खादों ने, खासकर यूरिया ने, मिट्टी का नाइट्रोजन साइकिल तबाह कर दिया।
और पंजाब में धान उगाने के चक्कर में ग्राउंड वाटर लेवल इतना गिर गया है कि आज वहां पानी का सबसे बड़ा संकट है। ये एक कड़वा सच है। हरित क्रांति ने प्रोडक्शन बढ़ाया पर सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में नहीं रखा। और इसने छोटे किसानों की बुनियादी समस्याओं को तो खत्म किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं किया। उल्टा इसने कृषि को एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव और हाई रिस्क बिजनेस बना दिया। जिसके पास पैसा था उसने महंगा बीज, खाद और डीजल खरीदा और आगे निकल गया। और छोटा किसान पिछड़ गया। हाँ, और इसी हाई रिस्क एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए किसान नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स की तरफ भागता है। नकदी फसलें, इसकी भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है याद रखने की। जी, गा का जा यानी गन्ना, कपास और जूट। गन्ना यानी शुगर केन। इसका प्रमुख राज्य है यूपी। और ये सिर्फ मीठी फसल नहीं है, यूपी का पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंजन इसी पर चलता है। सही कहा। फिर आता है कपास यानी कॉटन। इसका प्रमुख राज्य है महाराष्ट्र। और तीसरा है जूट, जो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। लेकिन किसान कैश क्रॉप्स उगाते क्यों हैं जब इसमें रिस्क इतना ज्यादा है? क्योंकि यही वो जरिया है जिससे उसके हाथ में एक्चुअल लिक्विड कैश आता है। खाद्यान्न तो वो खा लेगा, पर बेटी की शादी या इमरजेंसी के लिए उसे गन्ना या कपास ही उगाना पड़ता है। और यही तो मैं कह रहा था कि आज भी चुनौतियां वही हैं। छोटे और बिखरे हुए खेत, सिंचाई की कमी और आधुनिक तकनीक का अभाव। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज और मिट्टी की गिरती हुई क्वालिटी। तो अब ऐसी वॉलेटाइल बिना छत के फैक्ट्री को बचाने के लिए आखिर हमारा सिस्टम क्या कर रहा है? इसके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि सुधार और योजनाएं लाई गई हैं, जिन्हें हम सुरक्षा कवच कह सकते हैं। राइट। योजनाओं की बात करें तो 3 मुख्य नाम आते हैं। पहली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये फसल की सुरक्षा के लिए है। अगर इसको थोड़ा डीपली एनालाइज करें तो ये बिल्कुल एक म्यूचुअल फंड के रिस्क कवर या एक हेलमेट की तरह काम करती है। कैसे? मान लीजिए फसल तैयार है और अचानक ओले गिर जाएं। किसान तो बर्बाद हो जाएगा, कर्ज में डूब जाएगा। ये बीमा योजना उस एक्सट्रीम क्लाइमेट वॉलेटिलिटी को कवर करती है। बिल्कुल। दूसरी इंटरवेंशन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये सीधे किसान को आर्थिक सहायता यानी कैश सपोर्ट देती है। ये एक लाइफ जैकेट की तरह है। बुवाई के वक्त जब ट्रैक्टर में डीजल डलवाना हो या बीज खरीदना हो, तब सीधा अकाउंट में पैसा आने से किसान साहूकार के डेट ट्रैप से बच जाता है। एकदम सही, आर्थिक रैशनल दिया आपने। और तीसरी योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। ये मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए है। ये मुझे सबसे स्मार्ट लगती है। ये एक तरह का हेल्थ चेकअप है। पहले किसान फसल पीली देखकर अंधाधुंध यूरिया डाल देता था। हाँ, उसे लगता था ज्यादा खाद मतलब ज्यादा फसल। पर इस कार्ड से उसको एग्जैक्ट पता चलता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन कम है या जिंक या फॉस्फोरस। इससे बेमतलब फर्टिलाइजर का खर्च भी बचता है और मिट्टी की सांस भी वापस आती है। तो ये 3 योजनाएं तो किसान के इंडिविजुअल लेवल पर हो गई, हेलमेट, लाइफ जैकेट और हेल्थ चेकअप। लेकिन इस पूरे देश के इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए 2 बहुत विशाल संस्थान हैं। आप ICAR और FCI की बात कर रहे हैं? हाँ, ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कृषि अनुसंधान के लिए। मैं इसको कृषि व्यवस्था का दिमाग मानता हूँ। और FCI? FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये सिस्टम का पेट और सर्कुलेशन सिस्टम है जो अनाज के भंडारण और वितरण का काम करता है। ये फ्रेमवर्क सच में बहुत सटीक है। ICAR लैब में नए ड्रॉट रेजिस्टेंट बीज बनाकर नेचर की अनसर्टेनिटी को कम करता है। और FCI मार्केट की अनसर्टेनिटी को। जब बम्पर फसल आती है तो FCI MSP पर अनाज खरीदकर किसान को मार्केट क्रैश से बचाता है। और साथ ही इमरजेंसी के लिए बफर स्टॉक भी मेंटेन करता है। तो इस डीप डाइव को अगर हम सम अप करें तो आज हमने क्या-क्या देखा? मैं जल्दी से रिकैप कर देती हूँ। हमने समझा कि 50% से ज्यादा जनसंख्या कैसे इस पर निर्भर है। फिर हमने खाराजा ट्रिक से खरीफ की मॉनसून निर्भरता देखी। और गाका जा से नगदी फसलें। बिल्कुल। और साथ में MS स्वामीनाथन जी का योगदान और हरित क्रांति के बारे में चर्चा की। तो जहां एक तरफ हमारी एग्रीकल्चर मॉडर्न टेक्निक, सॉइल हेल्थ कार्ड और ICAR जैसी संस्थाओं के साथ आगे बढ़ रही हैं, वहीं आज भी इसकी आत्मा मॉनसून के बादलों से ही जुड़ी है। एग्जैक्टली। तो मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। सोचने वाली बात यह है कि क्या भविष्य में
टेक और साइंस कभी उस मॉनसून को पूरी तरह रिप्लेस कर पाएगी? या फिर देश की ये रीढ़ हमेशा आसमान की तरफ ही देखती रहेगी? ये सच में एक ओपन क्वेश्चन है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।